हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास स्पेशल क्लास है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के न्यूज इन शॉर्ट्स को पढ़ना है हमें। और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। इसमें आपको PYQ भी एनालिसिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली जो है 3 से 4 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें, इसी वीडियोज़ में, जिसमें शुरू में एक क्वेश्चन, फिर बीच में वीडियोज़ के बीच में एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन करा देंगे। इसके साथ साथ मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, और अन्य जो है इसमें मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारी वैल्यू एडिशन है जहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो क्लासेस बहुत अच्छी होने वाली हैं और प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा और ज़रूर आप कमेंट करिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने PYQ की तरफ। तो देखिए, एक सवाल ये पूछा हुआ है कि 2022 में UPSC 2022 के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा कि निम्नलिखित युग्मों पर, पेयर्स पे विचार करना है। जो आर्द्र भूमि दिया है यानी वेटलैंड्स या झील, और उसका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें था, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको ऑप्शंस में देता, मतलब 1 2 3 या ऐसे देता, तो उस चीज़ें सॉल्व करने में आसानी होती। पर यहाँ क्या है, यहाँ जो एक नया टाइप का जो है UPSC ने प्रयोग किया, जो केवल 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर्स, कौन कौन से पेयर्स इसमें सही हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये होता क्या है कि ये चीज़ें प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं। जो लोग बोलते हैं कि फैक्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि नहीं फैक्ट पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्वालिफाई तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें UPSC में अब फैक्ट्स तो है ही, साथ साथ जो है प्लस कॉन्सेप्ट्स, डिटेल्स में कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है प्लस फैक्ट भी पढ़ना है। अब देखिए, ये जो सवाल है पूरा फैक्चुअल है इसमें। ठीक है, अगर आपको इसमें सॉल्व करना है तो आपको एकदम क्लियर कट आना चाहिए, नहीं वरना गलती कर देंगे आप। ठीक है, इसमें लक भी साथ दे सकता है, हो सकता है कि आपको कुछ और मारना हो। मान लीजिए कि ये सही आपको लग रहा हो और ये सही लग रहा हो, और आपने ओनली 2 पेयर पे क्लिक कर दिया, और होता है कि ये ना सही हो कि ये वाला सही हो, ये वाला सही हो, तो 2 पेयर तो वैसे भी सही हो जाएगा। बट ये क्या है कि यहाँ पे इसमें आपको आना बहुत जरूरी होता है कि सवाल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो वेटलैंड्स पे मैंने बहुत सारे जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर ISPCS। वहाँ आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स जो है वहाँ पे डेली शेयर किए जाते हैं। वहाँ पे मैंने आपको वेटलैंड संबंधित फैक्ट दिए हुए हैं मैपिंग के साथ। ठीक है, पिछली बार में मैंने दिए, मुझे याद है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। होकेरा जो आर्द्र भूमि है, होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है, ये अगर आपको मतलब देखा जाए तो क्या है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, ये मान लीजिए ये हिमालय अगर, ठीक है, ये मतलब ये कश्मीर हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो है ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय पे, यहीं पे जो है ये पीर पंजाल जो है ना, वहीं पे कहाँ पे ये होकेरा आर्द्र भूमि वहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो ये दिया है अवस्थिति पंजाब, ये संभवतः गलत है, क्योंकि पंजाब यहाँ आएगा और ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय कहाँ आप देखेंगे वहाँ पे है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं रेणुका आर्द्र भूमि। ये बिल्कुल फैक्ट है, और ऐसा नहीं कि ये फैक्ट्स नहीं आए, UPPCS में ऊपर सवाल पूछा हुआ है, UPPCS में सवाल एक बार पूछा हुआ रेणुका को। ठीक है, तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, इसको आप लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में है, और मतलब इसमें बहुत सारी स्पीसीज और लॉट्स ऑफ फ्लोरा एंड फना, इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है, तो मतलब ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, तो ये सवाल इस पे बना था। ठीक है, रुद्रसागर झील कहाँ पे है, त्रिपुरा में है, तो ये सही हो गया। मतलब इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए पेयर्स, ये वाला पेयर गलत हुआ था। ठीक, रेणुका हिमाचल प्रदेश है, रुद्रसागर कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। रुद्रसागर त्रिपुरा में है, इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है रूफ टर्टल्स थे, 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल्स थे। न्यूज में क्यों था, 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल्स थे। ठीक है, जो इसको आयुसियन लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड या ऐसे कुछ करके उसमें जो है इसको शामिल किया गया था, इसलिए जो है ये उस वर्ष न्यूज में रहा था। करीब 8 महीने पहले की ये न्यूज़ है, विजन एस मैगजीन में कवर हुई थी ये चीज़। ठीक है, तो ये रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में है। अब आता है सस्था कोत्ता झील। ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में दिया है यहाँ पे, बट ये जो है केरला में है। इसको ध्यान देना, ये गलत है, ये केरला में है। ठीक है, केरला में है, इसको ध्यान देना है। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें क्यों ये न्यूज़ था, उस वक्त न्यूज़ में था कि उस वक्त न्यूज़ में था कुछ पेडी फील्ड्स को लेकर के वहाँ पे सिंचाई वगैरह के लिए व्यवस्था की गई थी, तो वो न्यूज़ में था। तो यानी क्या है कि जो झीलें और जो स्थान न्यूज़ में होते हैं वो UPSC टारगेट करता है। ठीक है, सस्थामकोत्ता झील ये कहाँ पे है, केरल में, इसको ध्यान देना है। और ये पीर पंजाल की तरफ है, इसको पंजाब नहीं है, और ये ओनली 2 पेयर, ये यानी ओनली 2 पेयर आपका जो है यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, नेट जीरो रोड मैप, यहाँ बात की जा रही है नेट जीरो रोड मैप की। तो नेट जीरो रोड मैप के संबंध में क्या है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, और किसने जारी किया ये इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। यही प्रीलिम्स से पूछता है कि इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, नेट जीरो रिपोर्ट किसने जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया, IEA ने जारी किया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि मतलब यह रिपोर्ट क्या है कि अभी इसका शीर्षक क्या था रिपोर्ट का, पहले जान लीजिए। शीर्षक यानी उसका पूछता ना कि उसका शीर्षक क्या है,
शीर्षक ऐसे पूछ देगा लिख करके कि ये चीज़ें आप मैच कराइए, या फिर यूपीपीसीएस में तो सीधे सीधे शीर्षक के लिए एक क्वेश्चन ही बना देगा फैक्ट में। तो ध्यान रखना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी IEA द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें IEA के बारे में दिया नहीं है, और IEA का देखिए यहाँ पे भी जिक्र है और यहाँ पे जिक्र है, मीथेन वाला यहाँ पे भी जिक्र है। तो थोड़ा मैंने सोचा कि इसमें अगर दिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ IEA के बारे में। ठीक है, तो IEA क्या है, एक पेरिस स्थित जो है इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। पेरिस में क्या है, एक जो है इसका आपको हेडक्वार्टर ध्यान देना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका इसका पेरिस में है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है IEA का। ठीक है, पेरिस में, ठीक, पेरिस में। अब क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो कहता क्या है कि 1973 में तेल संकट को ध्यान में रखकर 1974 में जो है IECD के ढांचे के तहत इसको विकसित किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि ये 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में इसको स्थापित किया गया। ये एक पेरिस स्थित क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बिंदु थे वो चीज़ देख लेते हैं कि अगर क्या है कि अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन हो तो रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से एमिशन की रेट है वो बढ़ रही है, और उस तरफ की दुनिया का जो प्रयास है ना वो कहीं ना कहीं सीमित प्रयास है। तो अभी भी क्या है कि उम्मीद बची हुई है कि दुनिया भर में जो है स्वच्छ ऊर्जा और संरचना का विकास हो सके, अभी भी उम्मीद है। जैसे क्या है कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार, ये जो स्वच्छ ऊर्जा तकनीकें हैं वो क्या है कि वो ऐसी तकनीकें हैं जो 2030 तक के बीच में क्या है कि 1/3 कटौती कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें सुझाव रिपोर्ट में क्या मिली है कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करना है, कार्बन कैप्चर को बढ़ाना है, यूटिलाइजेशन स्टोरेज का प्रयोग करने पर इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये यहाँ पे नेट जीरो रोड मैप पे बात की गई है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या ध्यान देना है, इसमें प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, किसने जारी किया, और मतलब ये इसमें क्या बात की गई है, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ाने की बात की गई है, बस। ठीक, अब आ गया आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान और क्षति। ये आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि सुंदरबन के जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे डैमेज हुए हैं, लॉसेस हुई हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट्स पड़ा है। तो भारत और बांग्लादेश का जो विशेषज्ञ है उनके मानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण क्या है कि सुंदरबन में नुकसान और क्षति हुई है। अब इसे क्या है ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्लोबल कॉमन होते क्या है, ये बात आता है ना। अब इसको यूपीएससी क्या करेगा, सीधे सीधे ये दे देगा, स्टेटमेंट में सवाल दे देगा, ग्लोबल कॉमन्स आर दैट चीज़ें कंसर्न विथ। ठीक है, तो ऐसे बना के स्टेटमेंट दे देगा, और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आप शब्द पढ़ रहे हैं हो सकता है वो शब्द अलग हो, बट कौन चीज़ें जो आपको पता रहेंगी ना तो आप उसको अचीव कर ले जाएंगे, उसको अपने गोल्स को। क्या है इसमें कि सुंदरबन क्या है कि बहुत मतलब अगर ग्लोबल कॉमन पहले देख लेते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं या उनसे संभावित आर्थिक संसाधन शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जिन पर क्या है कि सभी देशों की पहुँच होती है। जैसे क्या है कि जो ग्लोबल कॉमन्स में वो चीज़ आती हैं जो क्या है ऐसे रीजन्स आएंगे, ऐसे आर्थिक संसाधन आएंगे जो क्या है किसी देश की जो सीमा है ना, या किसी देश की जो उसकी रिसोर्सेस है उसकी पहुंच से बाहर हो, मतलब वो सबके लिए ओपन हो, वो सबके लिए एक साथ जो है इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, और सबका उस पर समान अधिकार होता है, सबका समान अधिकार होता है, इक्वल राइट होता है। ठीक है, इसमें क्या है खुला समुद्र, ओपन जो सी होता है, ठीक है, वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, ये क्या है ग्लोबल कॉमन्स के क्षेत्र जो है ये ऐसे माने जाते हैं जिस पर सभी देशों की पहुंच है, सभी देश के राष्ट्राधिकारों के उस पर अधिकार है। ठीक है, तो ये सुंदरबन को क्या है ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखने जाने की बात की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लोबल कॉमन्स के रूप में सुंदरबन को देखा जाने की बात की गई है, किसके, भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों द्वारा, क्योंकि सुंदरबन क्या है कि सुंदरबन से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, और फिर भी यह क्षेत्र क्या है कि जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा था। यानी कहीं ना कहीं जो है अब ये बात उठी है कि जब सुंदरबन जो है जलवायु परिवर्तन के संबंधित जो गंभीर खतरे झेल रहा है, तो वो कहाँ से झेल रहा है, वो अन्य जगहों से आ रहा है, क्योंकि वहाँ से तो उत्सर्जन बिल्कुल कम होता है। तो इस पे बात होनी चाहिए, इसको ग्लोबल कॉमन्स के तौर पे देखा जाना चाहिए, इसी पे बात की गई थी। ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन्स की जब बात होती है तो ग्लोबल कॉमन्स को शासित करने वाले कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं। अब इस समय मतलब कन्वेंशंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं, और क्या है संधियाँ हैं। कौन कौन से हैं, तो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज 1982, एक है अंटार्कटिक संधि प्रणाली है, तीसरी है बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उसके राज्य की गतिविधियों को शासित करने वाले सिद्धांत। ये 3-4 कुछ जो है, अभी और भी हैं बट ये 3-4 मुख्य हैं, जिसमें यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यूएन क्लॉज क्या होता है। तो यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 3 से 4 संधियां हैं ये क्या है, ये ग्लोबल कॉमन्स के लिए कन्वेंशंस और जो अन्य संधियों के, तो इसी को क्या करते हैं ग्लोबल कॉमन्स को शासित करती हैं, यानी कि जो है हमें ये रेगुलेट करती हैं। ठीक,
तो ग्लोबल यूएन क्लॉज क्या है, ये सवाल पूछा है यूपीएससी में, इसलिए मैं जो आपको इसको बता रहा हूँ कि इसको ये यूपीएससी का सवाल एक बार बन चुका है। इसमें क्या है कि यूएन क्लॉज 1982 में एक क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्या करती है, विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए क्या करती है, एक विनियामकी ढांचा प्रदान करती है। 1994 से प्रभावित बनी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो है विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए क्या करेगी, एक रेगुलेशन प्रोवाइड करेगी, रेगुलेटिंग मतलब एक्ट की तरह एक तरह से है, ढांचा देती है, विनियामकी ढांचा है ये, ठीक। अब ये क्या करती है, ये समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। मतलब ये करता क्या है कि जो समुद्री संसाधन हो, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण हो और समान उपयोग हो, मतलब सब लोग समान उपयोग कर सके इसको सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यूएन क्लॉज जो है कौन कौन से सारे मुद्दों को जो है देखता है, तो देश की संप्रभुता से जुड़े मामले जो होंगे, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई देश है, जैसे चाइना का जो साउथ चाइना सी में बताया था ना आपको विवाद, तो इसमें वियतनाम से और जो चाइना के बीच में विवाद था, उसमें यूएन क्लॉज की तरह जो है इस पे मतलब समुद्र में कितना किसका रिसोर्स है, कितना कितना क्षेत्राधिकार है, सब चीजें क्या देखेगा, ये देखेगा यूएन क्लॉज के संधि के थ्रू, ठीक है। विभिन्न सामुद्रिक जोन के जो है उपयोग के मतलब उस पर अधिकारों का निर्धारण। अब इसमें जो है बहुत सारे जो कन्वेंशन आते हैं ना कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड होता है, फिर मतलब ये सब जो चीज़ें कहाँ आती हैं, ये आती हैं यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही सब डिफाइन की गई हैं। और देशों के नौसैनिक अधिकार को भी जो है यूएन क्लॉज क्या करता है, इसको देखता है, इसको जो है रेगुलेट करता है, इसको जो है ये एक लॉ के तहत, इसको अम्ब्रेला लॉ के तहत इसको अपना संरक्षण देता है, ठीक है। तो यूएन क्लॉज 1982 जो है इसको आपको ध्यान देना है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सुंदरबन। सुंदरबन की खाड़ी क्या है, निचले द्वीपों का एक समूह है। सुंदरबन की जो खाड़ी है वो निचले द्वीप मतलब इन द सेंस कि वो समुद्र से सटे हुए जो है मुख्य भूमि से अलग थोड़ा सा है, ये एक द्वीप टाइप के हैं, ठीक है। जिस द्वीप में क्या है कि भारत में 40% और बांग्लादेश में 60% ये फैले हुए हैं। आप मैप देखेंगे बहुत सारे जो है छोटे छोटे द्वीप दिख जाएंगे आपको, सब सुंदरबन से। अब ये क्या है सुंदरबन कि गंगा जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना 3 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र, पर इसको ध्यान देना, आपको 3 नदियां भी यहाँ पे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है। ये क्या है, विश्व में मैंग्रोव जो वन होते हैं उसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसको आपको फैक्ट्स को ध्यान देना है। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि इसको यूनेस्को की स्थल के रूप में, सांस्कृतिक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को द्वारा क्या है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया है। किसको, सुंदरबन को, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आपने पढ़ा ही होगा, रामसर कन्वेंशन मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है मैगजीन वाली क्लास में। तो उसमें क्या है, उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो है यहाँ पर उसको भी दर्जा प्राप्त है, ठीक। अब सुंदरबन में क्या है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना, जैसे क्या है, एस्चुराइन मगरमच्छ होता है। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, आप जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि मैच कर रहा है ना कलर, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेता हूँ। देखिए एस्चुराइन जो होगा आप देखना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आप सवाल पूछा हुआ है। वाटर मॉनिटर छिपकली जो है यहाँ पर पाई जाती है। क्या है कि यूपीएससी जंतुओं के बारे में सवाल पूछता है, तो ध्यान देना, गंगा डॉल्फिन्स भी होती है। ऑलिव रिडले टर्टल पे यूपीएससी 2022 में या 21 में सवाल बना हुआ है, तो कृपया इसको ध्यान दीजिएगा। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में जो चीज़ें मिल जाएंगी ना उसको पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा के तट से किस तरह से ये जो है प्रजनन के लिए जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा गूगल करके, क्योंकि मैं अगर पढ़ाने लगूँ तो फिर ये क्लास कम से कम 5 घंटे की हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। ऑलिव रिडले टर्टल पे इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये PYQ है, ये PYQ आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क ही एक तरह से है। अब संकट क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र के क्षरण के प्रति क्या है, ये संवेदनशील है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि लॉस एंड डैमेज का जो शब्दावली है ये क्या कहती है कि दुनिया भर में जो है ना मानव और प्राकृतिक पर्यावरण, जो मानव है, मनुष्य है, और प्रकृति का जो पर्यावरण है, ठीक है, मतलब जो ये आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं उस पर जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव है ना, उसी को बोलते हैं लॉस एंड डैमेज, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उसी को नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब उसको कहाँ पड़ेगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ये पर्यावरण पे पड़ेगा और हमारे मनुष्यों पे पड़ेगा और अन्य जो परिस्थिति है उस पर पड़ेगा। इसी को लॉस एंड डैमेज बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें चीज़ें कंफर्म आ रही होंगी, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं दूर कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जिसमें लिखा है कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे इसको अब आप इसको किसने तैयार किया है, कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इसको तैयार किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, IEA ने, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो IEA का जिक्र 2 बार था, इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया कि IEA के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो ये क्या है, इसे जो है UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और
यूएनईपी जो संयोजित क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉल्यूशन सीसीएसी के सहयोग से तैयार किया गया है। सीसीएसी के बारे में आप लोग गूगल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए एक क्या है कि आप ये देख रहे होंगे सवाल, अभी इसमें देखिए जलवायु ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे सवाल पूछा हुआ है। ठीक, इसी तरह से जो है ये, अब देखिए इसको देख लीजिए, जलवायु ट्रैकर पे सवाल, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे जो भी चीज़ें आती है ना उसको थोड़ा सा देखना होता है गूगल करके। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें देखना क्या है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। सीसीएसी में इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीसीएसी सवाल पूछ सकता है इस बार, क्योंकि ये पूछा हुआ नहीं है और ये इस पर पूछता है क्लाइमेट पे जो भी संगठन निकाय जो होते हैं ना उस पर सवाल ये सीधे सीधे दे देता है। अब 2022 का आपको दिखाया ना मैंने, ये वाला सवाल देखिए आप, 2022 का जलवायु एक्शन ट्रैकर के बारे में सीधे सीधे दिया हुआ है सवाल, इसमें कुछ भी ज़्यादा घुमाया नहीं है। ठीक, तो सीसीएसी क्या है कि इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और ये पूरा विश्व में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, मात्र एकमात्र, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन, मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक, मीथेन, ठीक, ब्लैक कार्बन और HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इस जैसे अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक, ये शब्द यूज कर रहा है यहाँ पे, अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कार्य करता है। अल्पकालीन जो जलवायु प्रदूषक होते हैं, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ शब्दों की खेल है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ कि ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सवाल पूछा हुआ है। देखिए ये सवाल यहाँ बन सकता है, सीसीएपी की स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। ठीक, पूरे दुनिया में ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, एकमात्र सिर्फ, जो क्या करता है, मीथेन, ब्लैक कार्बन और HFC, ये क्या है, अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक है। अल्पकालीन, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा। अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल बने अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आप देख लीजिएगा, किसी भी एक बुक में नहीं होगा, मैगजीन में ही होगा। तो अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक की क्या है, जो कंसंट्रेशन है ना उसको कम करने के लिए, उसको लो करने के लिए कार्य करता है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र है। अब ये होते क्या है अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक, कि जो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए और एयर पॉल्यूशन दोनों के लिए उत्तरदायी हो। मतलब अगर जो भी गैस, जो भी एलिमेंट्स क्लाइमेट चेंज के लिए और साथ साथ क्या है, वायु प्रदूषण के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए, अगर ये उत्तरदायी होता है तो वो उसको बोलते हैं अल्पकालीन प्रदूषण। तो इस रिपोर्ट में क्या बात की गई कि जीवाश्म ईंधन से मीथेन को कम करने से क्या होगा, 2050 तक 0.1 डिग्री जो है तापमान वृद्धि से बचा जाएगा। मतलब अगर हम जीवाश्म ईंधन जो हम लोग जला रहे हैं उसमें मीथेन को कम कर दें तो 2050 तक क्या है, 0.1 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि से बचे जा सकते हैं। यदि मीथेन के जो कम करने संबंधित जो लक्षित कार्रवाई अगर उसे नहीं की गई तो जो 2050 तक वैश्विक सतही तापमान है उसमें 1.6 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक वृद्धि होगा। ठीक, तो वर्ष 2050 तक मीथेन के उत्सर्जन के समन को कैसे रोका जा सकता है? निम्नलिखित तरीके से रोका जा सकता है। कैसे? निम्नलिखित को रोका जा सकता है। ठीक, कैसे? तो ओजोन प्रभाव के में आने वाली लगभग 1 मिलियन असामयिक मौतें हो जाएंगी। अगर ओजोन के प्रभाव में आएंगे तो लगभग 1 मिलियन जो है असामयिक मौतें आएंगी। ओजोन और जलवायु परिवर्तन कारण क्या है, लगभग 90 मिलियन टन फसलों के नुकसान होंगी और गर्मी के कारण लगभग 85 अरब घंटों का जो है श्रम हानि होगी। ये आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मीथेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीथेन क्या है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, ये क्या करती है, 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पूरी ग्लोबल वार्मिंग में इसका जो हिस्सेदारी वो कितना है, 30%। अब वैश्विक स्तर पर देखें तो हर साल क्या है कि 580 मिलियन मीथेन उत्सर्जित होती है और 60% जो उत्सर्जन के लिए मानव गतिविधियां जिम्मेदार है। इसमें क्या है, लैंडफिल्स भी हैं। लैंडफिल्स, इसमें लैंडफिल से क्या होता है, मीथेन उत्सर्जन होता है। कृषि से होता है, कृषि पद्धतियां से, यानी कि उसमें अगर आप देखेंगे धान वगैरह की खेती। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार से होता है, पशुओं से भी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मीथेन क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरी सर्वाधिक उत्तरदायी है गैस है। इसको ध्यान देना है कि दूसरी है। पहला पे कौन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। तो मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए कौन कौन सी पहले की गई हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए बहुत सारी पहले की गई हैं, उसको आपको देना है कि COP26 में क्या है, वैश्विक मीथेन संकल्प शुरू किया गया। ये सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है और आपको ध्यान देना है कि वैश्विक मीथेन संकल्प कब शुरू किया गया, COP26 में शुरू किया गया। इस चीज़ को फैक्ट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आता है ना, आप वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप एग्जाम्स के पहले जाता नहीं है, एक आधे घंटे की क्लासेस हैं और मात्र 10 घंटे की क्लासेस टोटल होती हैं।
20 क्लास में हम लोग कंप्लीट करा देते हैं पूरी मैगजीन को। 10 घंटे क्लास अगर आप 1.5x पे ला के सुनेंगे, बमुश्किल आपको 6 घंटे में सारा करंट अफेयर 1 महीने का कवर हो जाएगा। तो आप एक मतलब मुश्किल से आप 1 महीना पहले चाहेंगे तो सारा चीज़ कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको PT 365 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा आता है गोबर धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। यह क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्या है, एक अम्ब्रेला पहल है। इसको हम लोग अभी यहाँ रखते हैं स्टैंड बाई पे, इसको हम समझाएंगे। और अब इस जो ये COP26 में वैश्विक मीथेन संकल्प था, इसका उद्देश्य क्या था कि 2030 तक जो है मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 2020 के स्तर से कम 30% की कटौती करनी है। ये सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान देना आपको कि COP26 में जो वैश्विक मीथेन संकल्प था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2030 तक जो है मीथेन उत्सर्जन में 2020 का जो मतलब सन 2020 के जो उत्सर्जन हुआ था उसके स्तर से 30% तक की कटौती कर देनी है हमें। ठीक, अब जो गोबर धन योजना है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला पहल है। अब ये योजना क्या करती है? अपशिष्टों को संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए और मीथेन उत्सर्जन में कमी का ये क्या करती है? समर्थन करती है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि अपशिष्टों को संसाधन में ये परिवर्तित करती है। अब मैं मैगजीन कराता हूं तो इसमें थोड़ा सा कुछ आपको फायदा क्या होता है आप देख लीजिए। जैसे मैंने गोवर्धन योजना आपको यहाँ पे देखा, ठीक, नीचे आएंगे तो आपको देखिए एक आपको यहाँ पे देखिए गोवर्धन के लिए एक और चीज़ थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गोवर्धन क्या है कि गोवर्धन योजना आपने पढ़ा, ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत होती है, इसको आपको ध्यान देना है। तो गोवर्धन योजना के बारे में ना तो ये कृषि मंत्रालय है, ना तो कोई और मंत्रालय है, ना जैविक खाद रसायन वगैरह कोई नहीं है। क्या है? ये जल शक्ति मंत्रालय देता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गोवर्धन योजना के संबंधित में, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसका अब ये इसने क्या किया है, इसने लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल चालू किया गया है। ये भी न्यूज़ में इसको यहीं कवर कर लीजिए। साथ साथ क्या है कि इंटीग्रेटेड जो है पंजीकरण पोर्टल यानी यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन योजना को शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर में जो CBG है यानी संपीड़ित बायोगैस है, ठीक है, और बायोगैस है संयंत्र, उसके पंजीकरण को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। इस पोर्टल पे क्या होगा कि जो CBG और बायोगैस संयंत्र हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बाजार विकास सहायता के तहत 1500 रुपये मीट्रिक टन की सहायता प्राप्त करने के लिए क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है, जो CBG पोर्टल होंगे अगर इस पे मतलब रजिस्टर करेंगे तो ठीक है। अब ये बात आप ध्यान दिए होंगे कि अब पढ़ा दिया मैंने कि गोवर्धन योजना क्या है कि ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू की गई है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि मवेशियों के गोबर, कृषि अपशिष्ट, अन्य जैविक अपशिष्टों को क्या है बायोगैस, CBG और जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके पैसा कमाया जाए और ऊर्जा उत्पन्न की जाए। ठीक है, ये इसका बात है। तो पोर्टल शुरू किया गया है, ध्यान देना है इसको। किस मंत्रालय के अंतर्गत है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये आप इसको जानते रहिए। बस इतना ही आपको जानना होता है, इससे अधिक नहीं जानना होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण, डीकार्बनाइजेशन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझनी है कि इसमें क्या आता है, क्या चीज़ नहीं आता है। सीमेंट उद्योग में क्या है कि 2 प्रोसेस होती हैं, 2 प्रक्रियाएं होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कार्बन उत्सर्जन का भी कारण बन जाती हैं कभी कभी। कौन कौन सी होती है? एक पायरो प्रोसेसिंग होती है, एक कैल्सिनेशन होता है। तो पायरो प्रोसेसिंग क्या करती है कि जब भट्ठी आते हैं ना, भट्ठी में, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, ठीक, और जो क्ले यानी मिट्टी जो होती है, ठीक, क्ले, इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला करके और ये 1400 डिग्री पे, 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, खूब ज़्यादा हीट करेंगे। तो 1400 डिग्री पे हीट करने पे क्या है, यहाँ से जो है ये ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन यहाँ से होता है। ठीक, और कैल्सिनेशन का एक प्रोसेस आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो कैल्सिनेशन में आपने पढ़ा होगा, कैल्सिनेशन आपको 9th या 10th में है सिलेबस में, NCERT में दिया हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो होता है कि कार्बन उत्सर्जन दोनों प्रोसेस से होता है। तो सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्या है कि ये विश्व में लोहे और इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जन है। इंपॉर्टेंट बात है, लोहे और इस्पात के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक है। अब सीमेंट उद्योग क्या है, वैश्विक स्तर में जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उत्सर्जन बढ़ रहा है CO2 में, उसमें लगभग 7% किसका योगदान है, सीमेंट इंडस्ट्री का। अब 2050 तक या 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन की जो प्रतिबद्धताएं हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण करना है। भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल रखा हुआ है। तो भारत के समझ चुनौतियां क्या हैं कि भारत में शहरीकरण तो काफ़ी तेजी से हो रहा है, यानी अर्बनाइजेशन। इसके लिए क्या है कि इसके लिए जो है आवास और अवसंरचनाएं की विकास की तेजी होगी, तो यहाँ सीमेंट लगेगा ही लगेगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, सीमेंट का यूज होगा ही होगा। ठीक, पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन के लिए विकल्पों की जो है कोई इसका उपलब्ध विकल्प नहीं है। अब मतलब पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है
सवाल ये बना सकता है कि पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन सीमेंट निर्माण में एक महत्वपूर्ण अवयव होते हैं या महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं। ऐसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सबको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। तो विकल्पों का अभाव इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पहले और आर्थिक उपाय क्या है, बिल्कुल सीमित है। सीमेंट में जो है 4 जो प्रकार का सीमेंट भारत उत्पादन करता है, उसमें आपको ध्यान देना है कि 4 प्रकार के सीमेंट में जो है घटक कौन कौन से जिसके घटक उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो प्रतिशत में सामान्यता देखें तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट हो गया एक, ठीक, साधारण पोर्टलैंड हो गया, फिर पाजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो गया, कंपोजिट सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सीमेंट होती हैं। तो कुल जो है ये उत्सर्जन आप दिखा रहे होंगे इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से जो संगठन चाहिए, तो चूना पत्थर चाहिए, फ्लाई ऐश चाहिए, स्लैग चाहिए, जिप्सम चाहिए, ठीक है, ये होता है इसमें। तो चूना में आपने देख लिया होगा। तो उपाय क्या कर सकते हैं इसमें कि ब्लेंडेड सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। अब इसको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको देखते रहिए कि ब्लेंडेड सीमेंट को बढ़ाना है। अगर बस दिया है तो मैगजीन में तो कवर कर लीजिए आप लोग, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उपाय नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में आपसे। इसके हिस्सेदारी को बढ़ाना अर्थात किसी विकल्प का उपयोग करके चूना पत्थर का कम उपयोग किया जाए, ठीक। सीमेंट के उत्पादन में पुनर्चक्रित सामग्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, जो रिसाइकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल जो होते हैं आरडीएफ और औद्योगिक अपशिष्ट बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग किया जाए। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज कॉकस जैसी जो है नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाए। ये सब चीज़ें ये सुझाव दिए जाते हैं, बट क्या है ये प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मेंस के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि आपको सुझाव जब पूछ दे तो सवाल आपको आना नहीं चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक। अब लोग अपने आते हैं आर्टिकल पे कि भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है। फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है तो भारत के लिए क्या है, चिंताजनक बात है। क्यों, इसमें क्या है कि फास्फोरस जो होता है ना पौधों के विकास के लिए क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अति आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों में से एक होता है, ठीक। कौन होता है, फास्फोरस। ये क्या करता है, फास्फोरस जो फोटोसिंथेसिस है ना उसकी प्रक्रिया को तीव्र बनाता है, उसमें शामिल होता है। पौधों के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर होता है और जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका संचार करता है, मजबूत जड़ों का विकास करता है, और जो अनुवांशिक जो गुण होते हैं, जेनेटिक जो लक्षण होते हैं ना, उसको ये स्थानांतरण करता है, कौन, फास्फोरस। इसलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत क्या है, विश्व में फास्फोरस का क्या है, सबसे बड़ा आयातक है। इंपॉर्टेंट बात ये प्रीलिम्स के लिए ये है कि आपको ये स्टेटमेंट दे देगा कि ये सवाल पूछे हुए यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक कौन है, भारत है, ठीक है। अब इसका अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इसका फास्फोरस का सबसे अधिकतर हिस्सा है ना, आप अफ्रीका द्वीप देख लीजिए, ये अफ्रीका द्वीप है मान लीजिए, ठीक, गंदा सा बना है, रुकिए अच्छा बनाता हूँ तो मान लीजिए ये अफ्रीका द्वीप हो गया, ठीक। ये पश्चिमी जो तट है ना, इसका पश्चिमी तट, यही जो है कैडमियम के भंडार है यहाँ पे, ठीक। अब दिखाएंगे इसमें कैडमियम के भंडार है, यहीं से जो है ये फास्फोरस जो है आता है। ये भारत जो है सबसे बड़ा इसका आयातक है। भारत में अगर देखा जाए तो जो चट्टाने फास्फोट की ना वो केवल 2 राज्य में है। कौन कौन से, एक हो गया राजस्थान और दूसरा हो गया आपका उससे सटा हुआ प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश, जो बीच का प्रदेश है मध्य प्रदेश, ठीक। अब ये भारत में अब कुछ निक्षेप जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी है। अब यूपी में यूपी पीसीएस के लिए पूछ सकता है, यूपी पीसीएस के लिए सवाल ये बन सकता है, ललितपुर में क्या है, फास्फोरस के जो है कुछ निक्षेप पाए जाते हैं, ललितपुर यूपी में, ठीक है। एक मसूरी में है, मसूरी अभिनेती में, और कड़प्पा बेसिन जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे भी जो है कुछ जो है निक्षेप इसके पाए जाते हैं। तो फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाय क्या है कि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ना उसके जरिए क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए, कुछ कम इनपुट वाले जो कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाए, और फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए शहरी सीवेज का उपयोग किया जाए। यहाँ आपको समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं, देखिए दिया यहाँ पे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के जरिए क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है, यानी परिशुद्ध कृषि क्या होती है। अगर ये सवाल बन जाए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर दे दे, यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में दे दे, आप 100% गलत कर देंगे। अगर वो 4-5 डिफिनेशन दिया हो उसमें से कंफर्म कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या आप नहीं जानते होंगे। तो परिशुद्ध कृषि में क्या है कि जो उपज होता है ना उसको अधिकतम बनाने हेतु क्या है, उचित समय पे, उचित मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक और जो कीटनाशक है, जो यानी जो इनपुट्स होते हैं कृषि में, जो इनपुट्स क्या होते हैं, हमारे बीज होंगे, जल पानी हो गया, उर्वरक होगा, कीटनाशक हो गए, ठीक, ये हमारे इनपुट होते हैं। तो इन इनपुट्स का माने उसमें जल का, उर्वरक का, जो इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक होते हैं उसका सही समय पे उपयोग किया जाए, सही समय पे निश्चित मात्रा में जो इस्तेमाल किया जाए, इसी को बोलते हैं कि परिशुद्ध कृषि, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मतलब एकदम सटीक जो है आपको क्या करना है, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है सही समय पे, सही स्थान पे, ठीक। यही जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के जरिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए, ठीक।
कम इनपुट वाले जो कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाए, यानी जहाँ इनपुट लागत कम हो। फास्फोरस के लिए क्या शहरी सीवेज का इस्तेमाल किया जाए उसका उत्पादन के लिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चिंताएं क्या है फास्फोरस की उपलब्धता को लेकर के, इसको देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि अधिकतर स्थानों पे क्या है कि फास्फोरस कैडमियम के साथ मौजूद है। अब कैडमियम क्या है, एक भारी धातु है, हैवी मेटल है, जिसे अलग करना क्या होता है, कैडमियम के साथ जो है आपको फास्फोरस को अलग करना जो है ये एक बड़ी महंगी प्रक्रिया होती है। ठीक, आपको बताया ना, जैसे क्या है कि जो आप अफ्रीका देखेंगे तो वहाँ पे मोरक्को आप देखेंगे, ऊपर मोरक्को, पश्चिमी सहारा, ये सब क्या है कि ये क्या है कि जो फास्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार है जिसपे क्या है नियंत्रण किसका है, कुछ देशों का है। अब जैसे मोरक्को, पश्चिमी अफ्रीका, इसमें क्या है कि चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ देशों का फास्फोरस का अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण है, जो क्या है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इशू भी एक तरह से है। तो इसका हानिकारक प्रभाव क्या हो सकता है फास्फोरस का, ये क्या है कृषि अपवाह के रूप में क्या है सीवेज में पहुंच जाते हैं, और सीवेज में पहुंचने पर सीधे क्या करते हैं, सीधे जल निकाय में पहुंच जाएंगे जहाँ सीवेज का निकास होता है। इससे क्या है विषाक्त जो शैवाल होते हैं ना, अलगाए होते हैं, उसकी वृद्धि होती है, जो हार्मफुल होते हैं। करते क्या है, अब जो अगर अक्सर जो है कैडमियम युक्त जो उर्वरक होते हैं उसको मिट्टी में डाला जाता है, कैडमियम के साथ मौजूद होता है। ठीक है, इससे क्या होती है फसल इसे अवशोषित कर लेती है, खींच लेती है अपने अंदर। जब अवशोषित कर लेगी तो मनुष्य जब ऐसी फसलों का जो है ना मतलब जब उपयोग करेगा तो उसका जैव संचयन होगा, बायो एक्युमुलेशन हो जाएगा उसके शरीर में। इससे क्या होगा, हृदय रोग में वृद्धि होती है, हार्ट अटैक आता है आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, कुछ भी छूटा नहीं होगा इसमें का। अब लोग आते हैं हम लोग कॉर्नोकॉपस ट्री। क्या है कॉर्नोकॉपस ट्री, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको देखा होगा कि अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो ये क्या है कि आक्रामक प्रजातियों पे जो है यूकेलिप्टस से सवाल पूछा हुआ था। यूपीपीसीएस भी पूछा हुआ है, यूपीएससी भी पूछा। आक्रामक प्रजातियों पे सवाल हर साल पूछता है, कभी न कभी ये मतलब गैप होता है, पर ईयर बाय ईयर जो है एक साल का गैप देकर सवाल जरूर आता है। आक्रामक प्रजातियां जो भी होती है यूकेलिप्टस से लेकर अनेक जो होती है। तो इसमें आप देखेंगे कोनोकार्पस वृक्ष आप जो होगा, ये क्या है एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। इसमें क्या है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने इसके उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तेलंगाना ने जो इस पर रोक लगा दी थी। ठीक, तो कॉर्नोकॉर्पस क्या है, ये काम्पेब्रेटेसी कुल की जो है पुष्पी पादप की दो प्रजातियों का एक जीनस है, यानी कि जो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह मूल प्रजाति होती है। सार्वजनिक स्तर पर यह सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या होगा, लोगों में जो है बहुत सारे लोगों में इस वजह से इसके फैलने वाले जो कण होते हैं इसकी वजह से लोगों में खांसी, सर्दी, अस्थमा, एलर्जी की शिकायत देखी जाती है। और इनकी जो जड़ें होती है ना काफ़ी अंदर तक चल जाती हैं, और काफ़ी अंदर जाकर काफ़ी बड़े पैमाने पे जो विकसित होती है। इससे क्या होगा, दूरसंचार लाइन, ड्रेनेज लाइन, ताजे जल की आपूर्ति वाले जो पाइप होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। ये तो इसलिए जो है इस पर रोक लगा दी गुजरात सरकार ने, तेलंगाना ने भी रोक लगा दी है। कोनोकार्पस वृक्ष जो है ये क्या है, एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है, या मैंने इसको हाईलाइट किया मैंग्रोव पे, आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब लोग आते हैं हम लोग अमेजन नदी बेसिन पे। तो अमेजन नदी बेसिन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अमेजन नदी बेसिन क्या है, बहुत बड़ी एक नदी है जिसमें लगभग 1400 से अधिक जो है झील है। अब ये बात मतलब विवाद होती है, इस बीबीसी का आप एक आर्टिकल पढ़िएगा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इस पे, बीबीसी का एक आर्टिकल आया हुआ था कि अमेजन नदी जो क्या है इसका बेसिन का उद्गम स्रोत क्या है, इस पे एक बहुत रिसर्च आर्टिकल आया था। ठीक है, तो अमेजन नदी का जो उद्गम स्रोत है, हिंदी में आर्टिकल है, मैं सोच रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा, थोड़ा सा आप लोग जानकारी मिलेगी, कुछ अच्छी जानकारियां मिलेंगी, रोचक चीजें पढ़नी चाहिए। तो इसका उद्गम स्रोत का पता लगाना अभी तक बहुत मुश्किल है, काफी कॉन्फ्लिक्ट है इस पर। ठीक है, अगर बुक में दिया होगा तो वो भी श्योर नहीं है कि वो चीजें हैं, इसलिए सवाल तो नहीं बनेगा उस कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजों पे, बट क्या आपको जानना जरूरी है। तो 1400 से अधिक यहाँ पे झीलें होती हैं। इसमें क्या है कि पूरा क्विक्वारा झील है, पूरा क्विक्वारा झील है, एक इंपॉर्टेंट झील है। इसका मैंने अब सोर्स किस देश में स्थित है इसका मैंने पता लगाने की कोशिश की, पर मैंने गूगल किया बट कुछ शो नहीं कर रहा था। होप आप लोग थोड़ा सा इसमें मुझे हेल्प करिएगा कि पूरा क्विक्वारा झील कहाँ पे है, इसको आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा। आप लोग अगर सर्च कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई करिएगा। ठीक है, इसमें ये झील सूखने से क्या हुआ है, जो जलमग्न रहने वाले जो गांव है ना, मिट्टी के मैदानों में ये परिवर्तित हो गए हैं। ठीक, जो मतलब अक्सर जो जलमग्न रहते थे गांव, वो मिट्टी के मैदान में परिवर्तित हो गए हैं। यह झील कहाँ पे है, अमेजन नदी बेसिन में है। अमेजन नदी बेसिन में तो बहुत सारी झीलें हैं, पर ये झील किस देश में है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे कि कहाँ पे है। हालांकि यूपीएससी यहाँ पे भी फोकस कर सकता है कि किस बेसिन में है, नदी बेसिन का दे देगा तो वहाँ पूरा क्विक्वारा झील आपको ध्यान देना है, अमेजन नदी बेसिन में है। यह झील क्या है, अल नीनो और उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर के जो जल के गर्म होने के कारण क्या है, गंभीर सूखे का सामना कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अल नीनो के बारे में आपने पढ़ा होगा बेसिक एनसीईआरटी में, मुझे उसको समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। होप अगर दिक्कत है तो बताइएगा, हम लोग पढ़ाएंगे।
ये क्या है कि ये जलवायु घटनाएं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है बढ़ गई हैं। विश्व का अमेजन नदी बेसिन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाह वाला बेसिन है। दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भाग को क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक है, दुनिया के लगभग 60% जो वर्षा वन है यहीं पे है, और पूरी दुनिया पर जीवन के लगभग 10% ज्ञात स्रोत भी जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ध्यान देना चाहता है कि अब ये सवाल यूपी पीसीएस में, आरओ 11 में जो, या बीपीएससी में, या फिर जो अन्य स्टेट पीसीएस है, या यूपीएससी में भी ये सवाल ये बन सकता है। कई बार सवाल मैपिंग के सवाल बनते हैं, तो मैपिंग के सवाल में देखना आपको कि 8 देशों से जो है अमेजन नदी बहती है। 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, तीसरा देश, चौथा देश इक्वाडोर, पांचवा गुयाना, छठवां पेरू, सातवां सूरीनाम, आठवां वेनेजुला। ठीक है, तो 8 देश हैं जो क्या करती है, ये ब्राजील जो अमेजन नदी जो है इसको जाती है। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान देना आपको, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला। इसको आप लोग गलती मत करिएगा अगर सवाल बना तो। अब आते हैं हम लोग पेट्रोलियम कोक पे या पेट कोक पे। ये क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसने क्या किया, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के वितरण से जुड़ी मुद्दों पर विचार करने का निर्देश दिया। CAQM ये आपके लिए जो है आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग मैंने मैगजीन में कराया हुआ है, मैं अगस्त या शायद जुलाई वाले में मैगजीन में जरूर कराया है, उसको मुझे याद है। ठीक है, इसको आप जरूर वहाँ देखिएगा। पेट्रोलियम को क्या है, एक कार्बन युक्त ठोस सामग्री है जो क्या है अंतिम कैकिंग की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। अब ये कैकिंग प्रक्रिया क्या है, उष्मा आधारित जो है केमिकल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की एक प्रक्रिया होती है कैकिंग प्रक्रिया, उससे उसको प्राप्त करते हैं। इसका क्या है कि उच्च कैलोरी मान है, यानी कि इसके उससे काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में एनर्जी होती है। इसका उपयोग कोयले के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। पेट को क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जो है ये पेट को क्या है वर्षा के मौसम में नमी जो है नहीं पकड़ता। इसको ध्यान देना, हाइड्रोफोबिक होता है। जो कम वाष्पशील पदार्थ है, ठीक, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, चूना भट्ठी, औद्योगिक बॉयलर और एल्यूमिनियम एनोड में करते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसको बता देना कि सुप्रीम कोर्ट ने CAQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को जो है इस पे मुद्दों पर विचार करने के लिए बात की गई है। गोवर्धन योजना को हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट डिग्रेडिंग एंजाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि शोधकर्ताओं ने पहली बार जो है गहरे समुद्र में एक सूक्ष्म जीव है उसमें पेट 46 की खोज की है। आप शोधकर्ता गहरे समुद्र में एक सूक्ष्म जीव था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसमें पेट 46 की खोज की गई। इसको आपको ध्यान देना है कि पेट 46 क्या है, कि अब ये क्या है कि अब पेट के पहले में जान लेते हैं कि पेट 46 है क्या। तो पेट के बारे में पहले जानते हैं कि पेट 46 के पहले एक पेट है और एक है पेट 46 कि एक प्रकार का जो हल्का प्लास्टिक है। इसका उपयोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जल और पेय पदार्थों की पैकिंग में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। पेट का एक हल्का प्लास्टिक होता है। इसका पूरा नाम जो है कि पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट डिग्रेडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इसी पेट का। ये क्या है कि हल्का प्लास्टिक है, ये जो है खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो इसका पैकिंग में उपयोग होता है। तो ये जो हल्का प्लास्टिक है ये क्या है, पेट 46 ये एंजाइम है। मतलब ये लंबी श्रृंखला लघु श्रृंखला दोनों प्रकार के जो पेट अणु होते हैं उसको खत्म करता है, उसको रिड्यूस करने की जो है क्षमता रखता है पेट 46। तो ये कहाँ पाया गया है, समुद्री जीव में। मतलब पेट एक प्लास्टिक है, ठीक है, हल्का प्लास्टिक है ये, ठीक, ये पैकिंग में इस्तेमाल होता है खाद्य पदार्थों के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के, जल के। अब इसको डिग्रेड करने के लिए पेट 46 का एंजाइम कहाँ पाया गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे, गहरे समुद्र में पाया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ये क्या करता है, समुद्र में पेट के अपशिष्ट को नष्ट कर सकता है। कौन, पेट 46 एंजाइम। इससे प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने में प्रभावी मदद मिलेगी। गहरे समुद्र में जो है आर्किया के पारिस्थितिकी भूमिका को समझने में योगदान देगा। ठीक है, अन्य पेट एंजाइम भी दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैनिसिया मिस्टीरिया एक क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन। पेंगोलिन की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है मैनिस मिस्टीरिया। आपको प्रजातियां अगर जो नई होती हैं उसके बारे में ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि क्या था कि ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी इस पर फोकस करते हैं। तो क्या है कि वैज्ञानिकों ने अत्यधिक संकटग्रस्त पेंगोलिन की एक नई प्रजाति खोज की है, मिनिस मिस्टीरिया। इसका फोटो आप लोग देख रहे होंगे, मिनिस मिस्टीरिया, इसकी खोज की गई है। ये क्या है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन के बारे में आप जान लीजिए कि एकमात्र स्तनधारी है जो पूरी तरह से सल्कों से ढका हुआ है। ठीक है, ये सल्क जो आप देख रहे होंगे ऊपर ऊपर जो ये देख रहे होंगे ना आपने, ये लेयर, ये क्या इसी से ढका हुआ पहला एकमात्र जो है मैमल है, ये स्तनधारी है। ठीक है, अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन से, काले पेट वाला पेंगोलिन, सफेद पेट वाला पेंगोलिन, विशाल ग्राउंड पेंगोलिन और टेमिक ग्राउंड पेंगोलिन। एशिया में भी इसकी 4 है, भारतीय पेंगोलिन भी है, फिलीपींस है, सुंडा है और चीनी पेंगोलिन है। इसकी आयुसियन स्टेटस देख लेते हैं कि आयुसियन स्टेटस ये है
कि चीनी, फिलीपींस और सुंडा पेंगुलिन को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और भारतीय जो पेंगुलिन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसकी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ध्यान देना है आपको। इस पे सवाल कितनी बार बना हुआ है, कम से कम ये समझ लीजिए यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। इस पे आप अगर गूगल करेंगे तो आपको कम से कम 50 सवाल पीवाईक्यू को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पे अनुसूची किस में है? अनुसूची 1 में है। ठीक, और ये क्या है? आईयूसीएन में जो भारतीय पेंगुलिन है वो इंडेंजर्ड में, जो एशिया में जो 4 प्रजाति पाई जाते हैं उसमें देखिएगा 4 प्रजातियां कौन है? चीनी, फिलीपींस और सुंडा। इसको क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और भारत की जो है वो क्या है? इंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडेंजर्ड की स्थिति है। भारत की जो अनुसूची है, इसमें अनुसूची 1 है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, उसमें एक में इसको रखा गया है। तो ध्यान देते हैं कि वन्यजीव संरक्षण है क्या। इसमें नहीं दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत सरकार ने, आप जानते ही होंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को क्या है, देश के 19 जो वन्यजीव हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अवैध शिकार से रोकने के लिए, तस्करी से रोकने के लिए, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसको लागू किया था। ठीक, 2003 में इसका संशोधन कर दिया गया, जो 1972 वाला एक्ट था। उसमें क्या गया? सजा और अधिनियम के तहत जो अपराध किए जाएंगे उसको जुर्माना को और अधिक बढ़ाया गया। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। जो आप अनुसूची 1 देख रहे होंगे ना, इस तरह की 6 अनुसूचियां हैं, मतलब टोटल 6 अनुसूचियां हैं। इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा होती है ना, वो अनुसूचियों में डिफाइंड है कि मतलब 1 में रहेगा तो काफ़ी अधिक मिलेगी, फिर 2 में ऐसे मतलब जैसे जैसे उसकी खतरे होते हैं उस हिसाब से जो है अनुसूचियां बदलती रहती हैं। ठीक है, अब है कि डेमेंस फ्लाई प्रजाति। डेमेंस फ्लाई प्रजाति जो है एक, ये इंपॉर्टेंट है। सब जो ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है ना, इसको आपको सब देखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डेमेंस फ्लाई प्रजाति देखना है आपको कि ये क्या है, कि ये पश्चिमी घाट केरल में इसका जो है इसका खोज की गई है। एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम क्या है? आर्माडेगन रिटेल। आर्माडेगन रिटेल इसका नाम रखा गया है। डेमेंस फ्लाई प्रजाति है पश्चिमी घाट केरल में। इसका नाम जो आर्माडेगन रिटेल, इसका नाम इकोलॉजिकल आर्माडेगन की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। यह जो क्या है, एक शब्दावली है। इसका उपयोग क्या करते हैं? दुनिया भर के जो कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का जो वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं, आर्माडेगन रिटेल। ठीक है, इसी के आधार पे जो है इसका इकोलॉजिकल आर्माडेगन क्या है? एक पदावली है। ठीक, इसका उपयोग क्या करते हैं? जो विनाशकारी गिरावट आ रही किस चीज़ में? कीटों की संख्या में, उसको एक वर्णन करने के लिए आर्माडेगन के शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो आर्माडेगन रिटेल इसका नाम रखा गया है। ये क्या, इसकी भूमिका क्या है? मतलब इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में इसकी भूमिका क्या है कि कीट परागण, ठीक है, पोषण चक्र और अन्य जीवों के लिए भोजन स्रोत के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका नाम, आप इसका फोटो देख रहे होंगे आप, डेमेंस फ्लाई प्रजाति है। ठीक है, डेमेंस सेल्फ फ्लाई प्रजाति है, डेमेंस सेल्फ फ्लाई प्रजाति। ठीक, इसको ध्यान देना, आपको केरल में है। अब आता है इसमें कुछ वैल्यूएडिशन। एक आता है सैंड फ्लाई डिसीज। आपने यूपीएससी में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपीसी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सैंड फ्लाई डिसीज क्या है? इससे क्या हुआ? ये सैंड फ्लाई जो होते हैं उससे कालाजार क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। जो कौन से परजीवी यानी प्रोटोजुआ कौन कौन से हैं इसमें? कि लेमेंसिया डोनोवाकी, ठीक है, डोनोवानी, इसके दौरान जो होता है ये कालाजार क्या करता है? कालाजार का जो परजीवी कौन है? बालूमक्खी, सैंड फ्लाई होता है, इसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, ये इस परजीवी का जो जीवन चक्र होता है मनुष्य और जो बालूमक्खी उसके ऊपर निर्भर करता है कितना जो है ये जिएगी, मतलब उसी पर ये आश्रित होती है सैंड फ्लाई। ठीक है, आपको ध्यान देना इसमें कालाजार। ठीक, अब आते हैं हम लोग फिश मिंट पे। फिश मिंट पे सवाल बना हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि फिश मिंट छोड़ना नहीं है क्योंकि ये यूपीएससी ऐसे एक बार सवाल पूछा था 2022 में। सवाल था गुच्ची वाला। ठीक है, गुच्ची वाला सवाल आपको यूपीएससी ने पूछ के चौंका दिया था। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये सवाल बना कहाँ से, ये कहाँ से ला दिया सवाल। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू इसलिए मैंने लिखा ना कि इसको फिश मिंट और ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान दिया रहेगी। आप लोग क्या है कि इसको छोड़ देंगे तो फिर ये दिक्कत होगी। फिश मिंट को क्या है कि औषधि गुणों से भरपूर एक ये जड़ी बूटी वाला पौधा है। ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय के गिरिपाद से लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया और जापान में। ठीक है, ये मेघालय में जा मारदे, मणिपुर में टोनकिन खोक और असम में माँ सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि स्वाद और गंध जो है मछली जैसा होता है, इसलिए जिसके पौधे का नाम क्या है? फिश मिंट। ठीक, अब ये आक्रामक पौधा है। इसमें क्या है कि ये भूमिगत राइजोम्स के लिए फिर से अंकुरण की क्षमता होती है, इसलिए जो है पौधों को नुकसान पहुंचने पर फिर से उग जाता है। ठीक है, औषधि गुण किसके क्या है कि इसके पाचन संबंधी जो विकार है, कीटों के काटना है, बुखार है, खांसी है, इसका उपयोग करते हैं। इसके लाभों को आयुर्वेद और सिद्ध ग्रंथों में भी जो वर्णित किया गया है। इसका नाम है फिश मिंट क्योंकि इसका जो स्वाद और गंध है जो मछली जैसा होता है। औषधि गुणों से हिमालय के गिरिपाद से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक भी मिलता है। ठीक, यानी मेघालय में भी है, मणिपुर में, असम में भी है। तो फिश मिंट को आपको ध्यान देना है, जड़ी बूटी वाला पौधा है, फिश मन मछली वाला नहीं है। ठीक है,
अब एक सवाल आता है पीवाईक्यू है, गुच्ची वाला सवाल, ठीक है, इसको आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फिश मिंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखा। 10 सवाल देखिए आप कि ये सवाल आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल ये पूछा हुआ है कि फिर कभी कभी समाचारों में रहा गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कवक है, सवाल पूछे सीधे क्या है, ये कवक है दे दिया है, ये लिखा है कि कुछ हिमालयी वनों क्षेत्र में उगती है, उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय की तलहटी में इसकी जो है वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, ये बात की गई है। और इसमें क्या लिखा गया, केवल एक, तीन, फिर 1, 2 और 2, 3, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है कि जो मोरेला मशरूम है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मोरेला मशरूम आपने सुना होगा, मोरेला मशरूम आपको पढ़ाया मैंने अभी पहले, हिमालय क्षेत्र में जो इसी उगता है इसी को बोलते हैं गुच्ची, ठीक है, इसी को गुच्ची मशरूम बोलते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए एक क्या है, एक तरह के जो है ये कवक प्रजाति है, इसका वैज्ञानिक नाम है मॉर्चेंटेला एस्क्यूडेंटा। ठीक है, तो ये कवक है, फंगाई है। ठीक है, चलो ये सही हो गया, ये कुछ हिमालय क्षेत्र में उगती है, सही बात है, हो गया। तीसरा जो ये बात आती है कि उत्तर पूर्वी की जो है ना, मतलब ये वाणिज्यिक रूप से खेती इसकी नहीं की जा सकती। ठीक, ये कुछ जगहों पर उगती है, जैसे कांगड़ा घाटी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहीं उगती है। ये उत्तर पूर्वी भारत में इसका वाणिज्यिक रूप से खेती नहीं की, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्या आप देखे होंगे, ये तीन जहाँ जहाँ इसको काट दीजिए, ऑप्शन डी कट गया, बी कट गया, 2 और 1 और 2, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा गुच्ची पर सवाल पूछा हुआ था, इसलिए जो है हिमालय के आपको ध्यान देना है कि ये मेघालय उत्तर पूर्वी में पाया जाता है, वो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र वहाँ पे गलत था। ये इसको आप लोग देख लेंगे ये किस लिए इस्तेमाल होता है, सवाल यहाँ से अगर आएगा तो गलत नहीं करेंगे, होप। ठीक है, अब आता है ये फिश मिंट, यही है फिश मिंट, इसको ध्यान दीजिएगा। एक आता है डांसिंग फ्रॉग। ठीक, डांसिंग फ्रॉग। अब आईयूसीएन का जो दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन के अनुसार क्या है कि जो पश्चिमी घाट है ना, उसमें डांसिंग फ्रॉग के जो सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है। डांसिंग फ्रॉग क्या है, इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ये फ्रूट फ्लॉगिंग करते हैं। पिछले पैरों को मतलब जो नर मेढक होते हैं ना, अपने पिछले पैरों को एक एक करके फैलाते हैं, फिर ऐसे मतलब नृत्य की मुद्रा में जो है ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, ठीक, उंगलियों को अपने, तो इसलिए इसको डांसिंग फ्रॉग बोलते हैं। तो आईयूसीएन सूची में क्या है, नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग को क्या वल्नरेबल और व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग को इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, इस प्रजाति को क्या है कि इस जो प्रजाति, इसको आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन और चरम मौसम से खतरा है। तो ध्यान देना आपको कि डांसिंग फ्रॉग जो है ना, इसके लिए इसको उभयचर प्रजातियों में से एक है, जो मतलब कौन से संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से इसको जो नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग है उसको वल्नरेबल सूची है, और व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग उसको एंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। पश्चिमी घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी, इसको ध्यान देना आपको प्रीलिम्स के लिए भी। अब आता है पिंक वॉलवर्म। पिंक वॉलवर्म क्या है, एक पिंक वॉलवर्म क्या है, पीडब्ल्यूडी से जो है, पीबीडब्ल्यू से क्या है कि बीटी कपास की फसल को पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक क्षति हुई है। बीटी कपास के फसलों को जो है क्या है, ये पीबीडब्ल्यू से जो है ये सबसे अधिक क्षति हुई है। बैसिलियस थुरिएंजिसिस जो है बीटी कपास उसको बोलते हैं, मिट्टी के जो बैक्टीरिया से प्राप्त जीन में शामिल होते हैं। कपास की जो फसल होती है जीन के कारण एक प्रोटीन का निर्माण करती है। अब जो कुछ प्रकार के जो कीटों के लिए घातक होता है, यह प्रोटीन क्या है, अमेरिकन वॉलवर्म के लिए विषाक्त भी होता है, लेकिन अब यह प्रोटीन बीपीडब्ल्यू पर जो है प्रभावी नहीं हो रहा है। बीपीडब्ल्यू जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये जो प्रोटीन है। ठीक है, अब बीपीडब्ल्यू क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला सैंडर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको जानेंगे पिंक वॉलवर्म। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो पिंक वॉलवर्म होते हैं ना, ये मॉथ्स के लार्वा होते हैं। ठीक है, जो अनेक प्रकार के मॉथ्स होते हैं उसके लार्वा होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये जो संभवतः मूल पूर्वी हिंद महासागर की जो नेटिव प्रजाति है, जो वयस्क मादा पीडब्ल्यूडी होती है, कॉटन बाल्स पे अंडे दे देती है, फिर इससे निकले नए जो लार्वा होते हैं बीजू खाते हैं और कपास के रेशे को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कपास की जो गुणवत्ता होती है वो और उपज होती है खत्म हो जाती है। तो बीटी कपास क्या है, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग स्पेशल जान लेते हैं। बीटी कपास को क्या है कि मिट्टी में जो मतलब पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं बैसिलस थुरिएंजिसिस, उसी से जीन को निकाल करके बनाया गया। ठीक है, इस जीन को क्राई 1AC नाम दिया गया। ठीक है, ये करता क्या है, जीन जो कीट होते हैं ना उसके खिलाफ प्रतिरोधकता जो है पैदा करता है, इससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। ये बीटी कपास जो है ना, ये जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ये है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसमें, तो इसमें जो है कीटों से खिलाफ सुरक्षा है, पर इसमें क्या है कि पिंक वॉलवर्म पे कोई सुरक्षा नहीं हो रही। ये क्या कर रहा है, सीधे जो है नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं कामलांग टाइगर रिजर्व पे। सवाल तो बहुत बनते हैं टाइगर रिजर्व पे। तो कामलांग टाइगर रिजर्व में क्या है कि गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम कामलांग टाइगर रिजर्व में किया गया। ठीक है, तो कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी में। ठीक,
इसका नाम कहाँ से रखा गया? कामलांग नदी, जो इसके पास यहाँ से बनने वाली जो नदी होती है उसको कामलांग नदी, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, वनस्पति कुछ समान प्रजातियों में क्या है कि अमोरा वालेची, गलमेरिया अर्बेरिका यानी कि गमरी और अमारी ये पाई जाती है। गमरी और अमारी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पे? कामलांग टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कामलांग नदी के नाम पे रखा गया इसका नाम। अरुणाचल जिले में जो है लोहित जिले, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है, एक है नामदफा है, एक है पक्के और दूसरा है कामलांग। तीसरा, तीन टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ जीव जंतु में हिम तेंदुआ है, क्लाउडेड लेपर्ड है, बाघ है, हिमालयन पाम है। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट बात यहाँ हाईलाइट करना मैं भूल गया, ग्लो झील कहाँ पे है? कामलांग टाइगर रिजर्व में। अगर आपसे सवाल पूछे, ये सवाल पूछ सकता है, टिपिकली पूछ सकता है, ग्लो झील कहाँ पे है? कामलांग टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। यानी ग्लो झील कहाँ पे पाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। ठीक है, 15 मिनट सिटीज, ये क्या है? शहरी निर्माण की अवधारणा एक है। ये प्रदूषण को कम करने के लिए, हाईलाइट किया मैंने, प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जो है निवासियों द्वारा क्या पैदल चलकर, बाइक से चलकर तय की जाने जो दूरी होती है उसी को कम दूरी के भीतर जो है शहरों का जो अन्य सुविधाएं उसको उपलब्ध कराने की बात करती है। स्थानिक विकास मॉडल है, यानी कि इसको काफी दूर तो पैदल जाकर नहीं चल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, इसी कारण से स्थानिक विकास मॉडल है। यह अधिक स्थानीय, स्वस्थ, उचित और साधारण जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। 15 मिनट सिटीज को बयान किया। आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि शहरी योजना निर्माण की एक अवधारणा है। ठीक, क्या हुआ? इससे प्रदूषण कम होगा, आवश्यक सेवा आपूर्ति जो है उसको होगी। कैसे होगी? कि जो निवासी होंगे वहाँ के, वो पैदल चलकर या बाइक से चलकर जो अन्य जो शहरी सुविधाएं वो प्राप्त कर सकेंगे। ये क्या है कि स्थानिक शहरी विकास मॉडल है। ये स्थानिक स्वास्थ्य, उचित और साधारण जीवन शैली बढ़ाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान देना है आपको। आपका इन्वायरमेंट वाला सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आज का क्लास भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लोगों को शेयर भी करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन हो, कुछ ग्रोथ होगा तभी हम लोग इसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। और आप इसको टेस्ट दीजिएगा। विजयराज की मैगजीन में बहुत अच्छी मैगजीन थी, मैंने इसको अब सिंप्लीफाई कर दिया, आपको समझा दिया। इसमें वो कुछ वैल्यू एडिशन भी करा दिया आज की क्लास में। पीवाईक्यू को भी मैंने 2-3 पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्कैन करिएगा, स्कैन करके यहाँ क्विज दीजिएगा। होप आपके सारे क्विज सही हो। अगर आपके क्विज सही होते हैं तो आप जो है ज़रूर आप मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सही कर ले जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।